Hello students, as you all know that we are doing chapter 3rd motion in a straight line, and for today our new topic is vectors. बट वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा अर्लियर क्लासेस में जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो थोड़ा सा इसको मैं एलेबोरेट करके बता रही हूँ। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो आपने पढ़ ली हैं क्या होती हैं, जिनको हम मेजर करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड भी होती हैं और डायरेक्शन भी होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वन इज़ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम शॉर्ट में स्केलर्स भी बोल सकते हैं एंड वेक्टर क्वांटिटी को शॉर्ट में वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। What are scalar quantities? What are scalars? Scalars are those quantities which have only magnitude but no direction, जिसका सिर्फ magnitude होता है लेकिन direction नहीं होता है, जिसमें हम सिर्फ उसकी वैल्यू पढ़ते हैं लेकिन उसमें उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसे टाइप की क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। जैसे कि आपने भी पढ़ा डिस्टेंस, स्पीड, इसके अलावा मास, मैं एटसेट्रा लिख रही हूँ, ठीक है, टाइम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्केलर्स होते हैं। सेकंड वन इज़ वेक्टर्स। व्हाट आर वेक्टर्स क्वांटिटी? आपने वेक्टर्स क्वांटिटी के बारे में सिर्फ इतना पढ़ रखा है, दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट इसमें मैं एक और प्लस करके आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ एक और खासियत होनी चाहिए कि उसको वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना चाहिए, कि जितने भी वेक्टर एडिशन के जो भी लॉज हैं अगर वो फॉलो करता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ तो तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाया जाता है। तो अभी तक आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पढ़ा था, लेकिन अब इसमें एक और प्लस पॉइंट जोड़ दीजिए जो आपको नहीं पता था। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन साथ ही साथ वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करता हो। अब बात आ गई कि कोई क्वांटिटी, एक और यहाँ पे क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। जैसे स्केलर है, वेक्टर्स है, तो वैसे टेंसर्स होते हैं जिनको हम टेंसर क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं। टेंसर्स क्वांटिटी भी वेक्टर की ही तरह होता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक डिफरेंस होता है। टेंसर्स में भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी का, प्लस डायरेक्शन होती है, लेकिन फ़र्क किसका आ जाता है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो अगर वहाँ पे वो क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है तो इट मीन्स वो वेक्टर्स के अंदर आएगा, अगर नहीं करता है तो वो टेंसर्स के अंदर आएगा। टेंसर्स आपके कोर्स में नहीं है, ये हायर स्टडीज़ में जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स को आगे तो तब आएगा, तो इसलिए टेंसर्स यहाँ से मैं हटा देती हूँ। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वेक्टर्स को थोड़ा इलेबोरेट करना है कि 3 पॉइंट्स इसके याद रखना है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस इट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके एग्जाम्पल आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। बहुत सारी यहाँ पे क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपको मैं पढ़ाऊँगी, कौन से क्या वेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर पे आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को मैंने यहाँ पे इंडिकेट करा रखा है आर से। और आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे 3 कार्टेशियन प्लेन भी ले सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ले सकते हैं और 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस भी ले सकते हैं। 2 डायमेंशनल भी देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को, या फिर 3 डायमेंशनली भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर को कैसे इंडिकेट कराया जाता है। अगर कोई भी क्वांटिटी है उसके ऊपर इस तरीके का एरो साइन है या एरो साइन आप लगा रहे हो तो इट मीन्स वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन है और एक एरो है, तो इसका भी अपना एक मीनिंग है। जो ये लाइन होती है, अभी तो मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो लाइन होती है किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है। दिस लाइन इंडिकेट मैग्नीट्यूड एंड एरो इंडिकेट व्हाट? डायरेक्शन। ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा जो बनता है इसका कॉम्बिनेशन, ये इसीलिए यहाँ पे वेक्टर्स का एक सिंबल होता है। जैसे अगर हमें यहाँ पे लिखना है ओ ए, ये वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? वेक्टर साइन लग जाएगा। एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा। इसको ऑलवेज ऐसे ही पॉइंट करके लगाते हैं, कभी भी आप इसे ऐसे करके नहीं लगाएंगे। डिनोशन ऑलवेज कैसा होता है? इस तरीके का ही होता है जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो इसका एरो है वो किसको बताता है? इस एरो को बोलते क्या है? इस एरो को बोलते क्या है? इसको हम 3 नाम देते हैं। एक टिप भी बोल सकते हैं, टर्मिनस भी बोल सकते हैं इसे,
और तीसरा नाम टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको दिख रहा होगा, ये एक इस एरो की टेल है, तो ये टेल ही है, इसका नाम तो टेल ही होगा, ठीक है। अब अगर समझ लीजिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 2 पॉइंट है ए एंड बी, कोई बॉडी है वो ए से बी की तरफ गई, तो इसी तरीके से वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट कौन सा है ए, फाइनल पॉइंट कौन सा है बी। तो जब भी वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा तो याद रखना है टेल को किस साइड रखना है, इनिशियल पॉइंट पे, और एरो को किस साइड रखना है, फाइनल पॉइंट पे रखना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें पोजीशन वेक्टर की। व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर? तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई भी 2 डायमेंशनल प्लेन लिया, एक्स वाई प्लेन लिया है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कोई एक पॉइंट, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि पी पॉइंट पे है। अब P पॉइंट एक्स वाई प्लेन में है तो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखना है, एक्स कॉमा वाई करके लिखेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे यह है इसका ओरिजिन, तो ओरिजिन से वो जो ऑब्जेक्ट है या जो वो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ना ओ पी, ओ से लेकर P तक एक वेक्टर ड्रॉ किया है, इसी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जो कि ऑलवेज ओरिजिन से ड्रॉ होता है। दूसरा, ये ऑलवेज क्या शो करता है, शोज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेक्टर दैट शोज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया होगा क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है यहाँ पे दूसरा टाइप का वेक्टर जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। सेकेंड वन इज़ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे हमने कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दिया और उसके ऊपर ये कैप लगा दी, इसे हैट भी बोल सकते हैं, हैट, या फिर कैप भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप का अगर कोई सिंबल है, ये किसको इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर को। अब ये यूनिट वेक्टर क्या हुआ, इसमें यूनिट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट का मतलब होता है 1। कहीं पे भी यूनिट या यूनिटी आ गया तो इट मीन्स उसका मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। तो इससे अभी आपको पता ही चल गया होगा। देखो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, मतलब 1 हो। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर, अगर मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर, मतलब यूनिट होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में ले तो इट मीन्स वो 1 होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी हो, ठीक है। तो इट मीन्स ऐसे टाइप के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, इसे मेजर्ड कैसे किया जाता है। तो इसे आपको याद रखना है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू दी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर लिखना है आपको, अपॉन जो भी उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा अपॉन में, ठीक है। उसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। और यहीं से अगर मैं वेक्टर का फॉर्मूला निकालूँ तो वेक्टर का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा क्या। अच्छा, एक और चीज़ कि जैसे मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, आर ही है। अगर मुझे उसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसे ऐसे इंडिकेट कराएंगे, ऊपर यूनिट वेक्टर का साइन लगा देंगे। वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो पूरा वेक्टर लग जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड टर्म में लिखना है तो वेक्टर लगाओ और मॉड्यूलस लगाओ। एक और सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सिंपल आर है तो इट मीन्स ये क्या है, मैग्नीट्यूड टर्म लेना है हमें इसका। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे ही वेक्टर का फॉर्मूला निकालूं, आर वेक्टर कितना निकल के आएगा, आर इंटू आर कैप, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, आगे चल के बहुत काम आएगा। अब बात आती है कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन दे रखा हो, 3 डायमेंशनल प्लेन की मैं आपको बात बता दूं, खास बात है, जैसे कि 2 डायमेंशनल प्लेन में हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल को ही देते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को ही देते हैं। लेकिन जब हम 3 डायमेंशनल प्लेन लेते हैं, इसमें हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल, हमें सिर्फ यहाँ पे जो भी एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई जेड तो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो सेकंड की घड़ी, जो घड़ी की सुई होती है, अगर वो उल्टा हम घुमाएं उसे, ठीक है, उसकी सुई के उल्टा घुमाएं तो वो होता है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज।
तो चाहे अगर आप इसे x एक्सिस बोले तो यहाँ पे y लिखना पड़ेगा, यहाँ पे z। अगर आप इसे यहाँ पे x लिखते हैं तो y z, मतलब यहाँ पे हम कैसे भी दे सकते हैं x y z, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। O इज इट्स ऑरिजिन। यूनिट वेक्टर अगर मैं x एक्सिस के टूवर्ड्स यूनिट वेक्टर बोलूँ तो वो होता है i कैप, y एक्सिस के टूवर्ड्स जो यूनिट वेक्टर होता है j कैप, z एक्सिस के टूवर्ड्स जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप। ये आपको याद रखना है। आई जे के, एक्स एक्सिस के टूवर्ड आई, वाई के टूवर्ड जे एंड जेड के टूवर्ड्स के। इन सब के मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो 1 होते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे होती है, एक की एक्स एक्सिस, दूसरे की वाई एक्सिस और तीसरे की जेड एक्सिस होती है। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया देख लीजिए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया वेक्टर, अब आपको मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट बना के दिखा देती हूँ। अब समझ लीजिए पॉइंट तो वैसे मैंने यहाँ पे बनाया, लग तो आपको एक्स वाई प्लेन में रहा होगा, लेकिन जब मैंने जेड एक्सिस ड्रॉ कर दिया है तो इट मीन्स ये पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पे नहीं, 3 डायमेंशनली सोच के देखना कि यहाँ पे है, मतलब एक्स वाई जेड प्लेन में। तो इट मीन्स ये जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मैं सिर्फ एक्स वाई नहीं लिखूंगी बल्कि कॉमा में जेड भी लिखूंगी। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स वेक्टर, ये पी जो पॉइंट है इसकी जो पोजीशन मैंने पी बता रखी है ये एक्स वेक्टर के थ्रू भी, वाई वेक्टर के थ्रू भी और जेड वेक्टर के थ्रू भी बताया जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें ओ से, अगर मैं इस पी पॉइंट पे यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ तो ये आपको पता है ये वेक्टर क्या कहलाया जाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाया जाता है, पोजीशन वेक्टर। और ये जो पोजीशन वेक्टर है ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, पोजीशन वेक्टर किस किस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, लिख देते हैं, एक्स वेक्टर के भी, वाई वेक्टर के भी और जेड वेक्टर के भी। तो मुझे अब इन एक्स वाई जेड को लिखना है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो मैं साइड पे लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाने, देखिए एक्स वेक्टर ये है, ठीक है, आर की जगह एक्स वेक्टर मान लीजिए। तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वेक्टर का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपल एक्स। अब यूनिट वेक्टर, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर देखिए क्या है, आई कैप। ठीक है, ऐसे। अब वाई वेक्टर की बात करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वाई, एंड यूनिट वेक्टर देखिए क्या है, जे कैप। z के लिए अगर मैग्नीट्यूड देखें तो z लिख देते हैं, और अगर इसका यूनिट वेक्टर देखें तो k कैप। ये तीनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो r वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर वो क्या निकल के आएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो ये आ गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ईजी है बहुत। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पे। अब देखिए आपने यहाँ पे यूनिट वेक्टर बोला था, ठीक है मैंने बता दिया। अब यहाँ पे वेक्टर था आर वेक्टर, तो आर वेक्टर ये आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि वेक्टर को अगर हम आई कैप, जे कैप या के कैप की फॉर्म में, अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला आ गया या कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ गया कि 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, इस टाइप का, तो मतलब वो वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अब बात आता है मैग्नीट्यूड। नीचे दिख रहा है ना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड ये है कि जो भी कोफिशिएंट होंगे आई, जे, के कैप के, उन सभी कोफिशिएंट्स को हमें, मतलब जो भी ये मैग्नीट्यूड दे रखे ना एक्स वाई जेड, इन सभी को हम स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। तो अंडर रूट तो पहले ही मैंने लिख रखा है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो जो भी वहाँ पे आई जे के कैप की फॉर्म में दे रखा है, अंडर रूट करके उनका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, और अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखा तो इस टाइप से हमें उसे शो करना है। नेक्स्ट आता है इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब भी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ऑलवेज आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है, तो हमने क्या करा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन किया है। ऑलवेज हम यही देखते हैं कि फाइनल और इनिशियल के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब इसमें वेक्टर नाम जुड़ गया है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आपने अभी पढ़ा, याद रखना पोजीशन वेक्टर क्या है, ऑलवेज ऑरिजिन से ड्रॉ होता है और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को बताता है। ठीक है, साथ ही साथ इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस का इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा।
यहाँ पे मैंने एक एक्स वाई प्लेन ले रखा है, ये भी आपको याद रखना है कि एक्स वाई प्लेन है, तो इट मीन्स आई कैप और जे कैप। अगर 3 डायमेंशनल प्लेन होगा तो क्या होगा, आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा और के कैप भी होगा, जेड एक्सिस भी होगी, ठीक है। तो जब हम बात करें एक्स वाई प्लेन की, तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए, एक ए और एक बी। एक बॉडी है, वो बॉडी ए से बी तक गई, ए से बी तक गई, तो इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, ए इज इट्स इनिशियल पॉइंट एंड बी इज इट्स फाइनल पॉइंट। तो एरो कहाँ लगेगा, फाइनल पॉइंट पे, इधर से इधर गई ना तभी तो एरो ऐसा आया, ठीक है। तो जो भी ये एरो है ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही ड्रॉ करते हैं ना, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ कर दी है। अब वेक्टर फॉर्म में करिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे से हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पे मैं फाइनल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगी और इनिशियल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूँगी। तो कैसे ड्रॉ होगा देख लीजिए। ए पॉइंट कौन सा था, इनिशियल पॉइंट था, तो ये ओ ए और देखिए सीक्वेंस भी ऐसी रखनी, ओ से ए की तरफ, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया, आर से तो हम इंडिकेट करते ही हैं, तो आर आई और ऊपर वेक्टर, आर और नीचे सफिक्स में आई, ऊपर वेक्टर, ठीक है। फाइनल पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे ही ड्रॉ होगा, ठीक है, आर एफ और ऊपर वेक्टर, इट मीन्स ओ बी एंड दिस इज इक्वल्स टू आर एफ, ऊपर वेक्टर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर व्हाट इज आर एफ, ऊपर वेक्टर माइनस आर आई ऊपर वेक्टर, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक आर आई दे रखा है, ठीक है, आर आई इनिशियल पोजीशन वेक्टर दे रखा है 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और एक फाइनल पोजीशन वेक्टर दे रखा है 9 आई कैप माइनस का 2 जे कैप। एक चीज़ आपको बता दें, आपको ये पता ही कि एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस वाला ही प्लस होगा यूनिट वेक्टर, और वाई एक्सिस में वाई एक्सिस वाला ही यूनिट वेक्टर प्लस या माइनस होगा। ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ऐसे नहीं कि आई को आपने जे के साथ प्लस करा दिया, जे को के के साथ प्लस करा दिया, आई वाला आई के साथ प्लस माइनस, जे वाला जे के साथ प्लस माइनस। हमें निकालना है पे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, जो कि क्या होता है आर एफ माइनस का आर आई। तो रख दीजिए वैल्यू, आर एफ क्या है 9 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, ये बीच में माइनस है। आर आई की जब वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है, पहले रख देते हैं 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप, माइनस साइन अंदर इंटू हो जाएगा। ये वैसे मैं स्टेप स्किप कर रही थी लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो माइनस साइन अंदर इंटू होगा 8 आई कैप माइनस का 3 जे कैप। अब जो आई वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे, तो 9 आई माइनस का 8 आई, जैसे आप क्या करते हैं वेरिएबल्स अलजेब्रा में करते हैं, एक्स वाला एक्स के साथ प्लस माइनस, वाई वाला वाई के साथ प्लस माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आई कैप, क्योंकि 1 आएगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 2 जे माइनस का 3 जे, ये आएगा माइनस का 5 जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। ऑलवेज याद रखना है इसमें यूनिट वेक्टर का साइन लगाना जरूरी है, वरना गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं। सो नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स में ही आपको उसका जवाब छुपा हुआ मिल गया होगा। नेगेटिव मतलब जब भी नेगेटिव आता तो इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लीजिए, वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। मैग्नीट्यूड पता ही आपको 1 या 3 या ये जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम देते हैं वो मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। कैसे देख लीजिए, जैसे कि कोई मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, ये वेक्टर है ए। अब यहाँ पे मैं सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड किससे दिखाता है, दिस लाइन, ठीक है, बट एरो इधर की साइड लगा दूँ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाया जाएगा, माइनस का ए। तो ये दोनों कैसे वेक्टर्स हो गए हैं, नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स को आपको याद रखना है इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, या सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। फोर्थ वन क्या है यहाँ पे, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स नाम से ही पता चल रहा है कि क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी। इक्वल वेक्टर्स, ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या चीज़ हटा दूँ, अपोजिट की जगह क्या कर दूँ, सेम डायरेक्शन कर दूँ, ठीक है। तो सेम मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एज वेल एज क्या होगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन होगा। सेम डायरेक्शन कैसे, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया, इतना मैग्नीट्यूड है, तो बी वेक्टर भी अगर मैं इतना ही मैग्नीट्यूड का ड्रॉ करूँ और सेम डायरेक्शन कर दूँ, सो ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू किसके होगा, बी वेक्टर के, ठीक है। एक और आता है इसमें नेक्स्ट वन, वो होता है नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो या नल।
तो ये आपको पता चली गया होगा कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहली चीज़ की, तो वो मैग्नीट्यूड को ही बता रही, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही कुछ ना हो। जब मैग्नीट्यूड ये लाइन ही नहीं होगी, तो ये लाइन जब होगी ही नहीं, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या बनेगा, एक डॉट बनेगा। ठीक है, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो, वो कौन सा वेक्टर होता है, नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। इट मीन्स उस केस में वेक्टर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ज़ीरो निकल के आएगी। नेक्स्ट है इसमें को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को का मतलब क्या होता है, सेम। अब देखिए मैं यहाँ पे इसके नाम से ही इसके डेफिनेशन बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। को मतलब क्या होता है, सेम। ऑलवेज कहीं पे को आ गया तो इट मीन्स सेम। ठीक है, सेम। इनिशियल का मतलब, इनिशियल तो हम ऑलवेज फिजिक्स में इनिशियल पॉइंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, इनिशियल पॉइंट। तो वो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे कि 3 इंसान हैं, 3 बॉडीज़ हैं, ए बी सी। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक सिंगल पॉइंट से चलना स्टार्ट हुए। ये ए पॉइंट पे गया, सॉरी ए पॉइंट ही मान के चल लीजिए। ठीक है, ए वाला ओ से ए की तरफ गया। बी बॉडी जो सेकंड पर्सन है वो ओ से बी की तरफ गया, और जो थर्ड पर्सन है वो गया ओ से सी की तरफ। तो ये तीनों के तीनों चेन के फाइनल पॉइंट अलग अलग है, लेकिन इनिशियल पॉइंट देखे, टेल देखे तो एक ही पॉइंट पे जुड़ रही है। इट मीन्स तीनों के इनिशियल पॉइंट क्या हैं, सेम है। तो ये सारे के सारे जो भी वेक्टर्स हैं, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी वेक्टर्स, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स, जिनके कॉमन पॉइंट क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स जिनके एक कॉमन पॉइंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। इफ़ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट देन दे आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है को लीनियर वेक्टर्स। को लीनियर को समझने के लिए आपको क्या याद रखना है, सेम लाइन, या मैं यहाँ पे बोल देती हूँ सेम एक्सिस बोल देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, सेम एक्सिस बोल देती हूँ। अब जब कोई भी दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर सेम लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हों, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए और बी वेक्टर दे दिया, ये एक फिगर है। ठीक है, दूसरा फिगर ऐसे ही बन सकता है, ए वेक्टर, दिस इज़ बी वेक्टर, ये बी फिगर है इसका। सी फिगर मैंने ऐसा बना दिया है, दिस इज़ सी फिगर, ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर। अब ये बताइए इन तीनों फिगर में कॉमन चीज़ क्या दिख रही है, तीनों फिगर में कॉमन चीज़ आपको ये दिख रही होगी, ये भी एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ये भी एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं, और ये भी एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ही अलोंग हैं या फिर अपोजिट, मतलब जो सेम एक्सिस में लाई करें। इंटरसेक्टिंग ना हो, इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसे टाइप के ना हो कि कहीं पे इनका कोई इंक्लाइनेशन बन रहा हो, नहीं। ठीक है, अगर कोई एक ही एक्सिस के टूवर्ड्स हों, जैसे एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे के क्या हो, अलोंग हो, सेम लाइन में एक्ट कर रहे हो, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे वो अनइक्वली हो जाए, इक्वल भी हो चाहे वो अनइक्वल भी हो, वो सारे के सारे वेक्टर्स क्या कहलाए जाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। तो मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, टू वेक्टर्स हैविंग आइदर इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइन्स इन द सेम और अपोजिट और इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त ये होनी चाहिए कि वो एक ही एक्सिस में लाई कर रहे हो, ऐसे नहीं कि एक एक्स एक्सिस में हो तो दूसरा वाई एक्सिस में लाई कर रहा हो। ठीक है, वाई एक्सिस के अलावा ऐसा नहीं, सेम एक्सिस में लाई करो, तो इसीलिए आप इसे ढंग से पहचान पाएंगे कि कोलिनियर वेक्टर एक्चुअली हैं क्या। नेक्स्ट लास्ट वन देख लेते हैं अब यहाँ पे को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर, को मतलब सेम, प्लेनर मतलब प्लेन। प्लेन किसका बनता है, एक्स वाई प्लेन, मतलब जब हम किसकी बात करते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड में आपको 2 ही प्लेन दिख रहा है, एक तो कौन सा एक्स एक्सिस, दूसरा कौन सा ये वाई एक्सिस, ये लट कर लो। ठीक है, जेड एक्सिस में थोड़ा दिख रहा है आपको बोर्ड, आपको तो 2 ही प्लेन का दिख रहा है बोर्ड, इसकी लेंथ और एक ब्रेड्थ है। अब अगर कोई भी वेक्टर्स कैसे ड्रॉ किए जाए, सेम प्लेन में, जैसे कि मैंने ये प्लेन में ड्रॉ कर रखे, तो ये एक ही प्लेन में ड्रॉ हो रहे हैं ना, मतलब इसी बोर्ड पे ड्रॉ हो रहे हैं ये सी और डी, ए और बी वेक्टर्स। तो ये किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, कोप्लेनर। अब अगर मुझे यहाँ पे आपको समझाना है कि नॉन कोप्लेनर क्या हुए, कि मतलब आपको समझ में नहीं आए कि
कोप्लेन ये कैसे हुए, तो समझ लीजिए एक वेक्टर, ये बी वेक्टर मैंने ये मान लिया, ठीक है, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ए वेक्टर तो दे ही रखे हैं, ई वेक्टर सोच लो ये है, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ऐसे प्लेस कर रखा है, दिख रहा होगा आई थिंक आपको यहाँ से, अब तो दिख ही रहा होगा। तो ये बी वेक्टर देखिए किस प्लेन में है, ये है हमारा इस बोर्ड वाले प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोल देती हूँ, ठीक है, दिस इज़ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो वेक्टर है कैसा है, वर्टिकल प्लेन में, तो दो प्लेन अलग अलग हो गए ना, प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक वर्टिकल, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं हुए। लेकिन हाँ, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे रख दूँ, अब सेम प्लेन में हो गए ना, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इट मीन्स दीज आर कोप्लेनर वेक्टर। तो आई होप आपको सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गए हो, इनको अच्छे से आपको बाय हार्ट अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है, और अगर आपसे कोई भी वेक्टर पूछ लिया गया तो कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर, फिर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कल स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर देख लीजिए, सबसे पहला है यहाँ पे वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर, कि कोई भी वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, इस वेक्टर को हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमें आंसर लिखना है तो 2 इंटू ए वैक्टर भी लिख सकते हैं, 2/3 ए वैक्टर भी लिख सकते हैं। रियल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी टाइप के, ठीक है, माइनस का, मतलब किसी भी टाइप से इसे लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, तो वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, या चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो। सेकेंड वन, दो वेक्टर अगर सेम या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। ऐड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कि ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास क्या, मान लेते हैं 3 मीटर है, और ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लेते हैं 2 मीटर, सेम डायरेक्शन में है। तो टोटल आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ये दोनों एक डायरेक्शन में तो प्लस करके ही आंसर क्या देंगे यहाँ पे 5 मीटर। लेकिन बाय चांस ये इस तरीके से दे दिया जाता, ए वेक्टर 3 मीटर और बी वेक्टर यहाँ पे होता 2 मीटर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो देखिए दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना, तो a माइनस बी कितना निकल के आएगा, 3 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 1 मीटर। थर्ड, जैसे वेक्टर्स सेम या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं हम ऐड कर सकते हैं, वैसे ही वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, यहाँ पे भी हमने क्या करा है, माइनस ही किया है, ठीक है। तो वेक्टर को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये याद रखना। फोर्थ वन, वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है, देखिए कम्यूटेटिव का मतलब है जैसे कि मैंने a प्लस बी लिखा तो b प्लस a आ सकता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे मैं 3 + 2 करूँ तो ऑब्वियसली आंसर 2 + 3 भी वही देगा, मतलब ये 5 दे रहा है तो ये भी क्या देगा, 5 ही देगा। ऐसे नहीं कि ये 5 है तो ये -5 देगा। तो वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। फिफ्थ वन, वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। मतलब जैसे a + b + c दोनों तरफ लिख दीजिए, पहले एसोसिएटिव इसे कहते हैं। एक बार ब्रैकेट आप कहाँ पे लगा दीजिए, इन दोनों पे लगा दीजिए। अब एक बार ब्रैकेट a + b, c को अकेला छोड़ दिया यहाँ पे a को, तो देखिए एक्सप्रेशन तो वैसे सेम ही है, बस ब्रैकेट अलग अलग लगा के सॉल्यूशन पहले प्रेफरेंस उसी को मिलेगी जिसका ब्रैकेट होगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर जो होंगे। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है कौन, वेक्टर एडिशन। तो बताया था ना आपको कि जो लॉज हैं तो एक ये भी है, कम्यूटेटिव भी फॉलो करना चाहिए उस वेक्टर को और एसोसिएटिव भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से।